नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास के दूसरे पार्ट में आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, इस पर अपन विश्वविद्यालय आयोगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना देखो लिखा दिख रहा है, इससे आपको टेंशन नहीं दिख रहा है, एक तो क्लियर दिखेगा और कुछ अगर छोटे अक्षर हो तो आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है, सुनते जाएं। एक बार पहले पूरा पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा है जिन दोस्तों ने, बिल्कुल टेंशन नहीं, मैं आपके साथ हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हो, यदि नहीं मिल रही तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, हाल उस पर आप मैसेज कर दीजिए, सर मुझे लिंक नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मैं तत्काल आपको लिंक सेंड कर दूँगा और जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल में आज रात्रि तक आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सारे नोट्स, इस वीडियो का सारांश देख के नोट्स पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा 30 पेज मिलेंगे। 30 पेज आराम से हम पढ़ सकते हैं फोटो के माध्यम से, और पढ़ के तैयारी पूरी करिए और 45+ नंबर लाइए। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949 में आया था। पहला क्वेश्चन यही पढ़ता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था? तो 1948 से 1949 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे और डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी। तो राधाकृष्णन आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी। 1948 को स्थापना हुई। किसी चीज़ को स्थापित करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। यह स्थापना क्यों की गई सरकार के द्वारा, और इन्होंने अपना प्रतिवेदन, स्थापना के बाद इन्होंने प्रतिवेदन अपना, ये साफ साफ लिखा दिख रहा है हमारा, 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों की एक फाइल तैयार करके दे दी। चलो अब पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। इस आयोग के आने का उद्देश्य क्या था? इसे उच्च शिक्षा के संदर्भ में गठित किया गया। तो राधाकृष्णन आयोग, उसका नाम ही है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मतलब उच्च शिक्षा के संदर्भ में गठित किया गया। इसका कार्य था कि BA मतलब जो भी बैचलर डिग्री होती है हमारी, और मास्टर डिग्री होती है और शोध होती हैं, उनकी शिक्षा के संदर्भ में सही से जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना। इसमें प्रशिक्षण और अन्य शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया गया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं कि आप प्रशिक्षित ही करते रहें, कुछ शारीरिक क्रियाओं पर भी बल दीजिए। इसके साथ स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ही देन थी कि इन्होंने पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का करवा दिया था, जो हम BA BSc करते हैं। विचार करने के लिए सरकार ने कौन कौन से बिंदु दिए? 3-4 मुख्य बिंदु थे। इन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान के उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि विश्वविद्यालय शिक्षा और उसके अनुसंधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए। और दूसरा, सरकार ने कहा कि इनकी भाई वित्त व्यवस्था की भी आप व्यवस्था बताइए, किस प्रकार की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्रवेश मानक, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय में आप किस तरह से प्रवेश लेंगे, इसके एक मानक निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम ग्रेजुएट कर दें, नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कुछ मानक होने चाहिए। और शिक्षण माध्यम, किस माध्यम में शिक्षण दिया जाने चाहिए तथा इसका क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कितने वर्ष का होना चाहिए, ये सारे बिंदु सरकार ने रखे और उसका अध्यक्ष बना दिया हमारे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन महोदय को। और कहा भाई आप इस पर अपनी विचार प्रस्तुत कीजिए, सुझाव लाइए, जनता से मिलिए, सुझाव दीजिए कैसे हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपने सुझाव कब दिए? 25 अगस्त सन 1949 को 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। कितने? 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन, इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपको। 25 अगस्त 1949 याद रखना है। 1949 को 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन हुआ। स्थापना 4 नवंबर 1948, 25 अगस्त 1949 को दिया गया। अब आयोग की मुख्य सिफारिशें, भाई क्या सिफारिशें दी आयोग ने, इतना तो समझ में आ गया भाई क्या क्या सरकार ने कहा। सरकार ने कहा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य बताइए, इनके मानक बताइए, प्रवेश के शिक्षा माध्यम बताइए। गुरु इतना ही आप लोग लिख दोगे ना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलो, वर्तमान व साथ ही अतीत की समझ विकसित करना। इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, वर्तमान का भी ज्ञान कराया जाए ग्रेजुएट को तथा अतीत की समझ विकसित करने वाला ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि लोगों को वर्तमान तथा अतीत की समझ पैदा हो सके। अगला था व्यावसायिक व पेशेवर प्रशिक्षण की बात करना। इन्होंने कहा व्यावसायिक और पेशेवर दोनों प्रशिक्षण होने चाहिए, कि मतलब पैसे की बात करें तो पैसे से और व्यवसाय से ही शिक्षा को जोड़ देना चाहिए। शिक्षक सेवा अवकाश की उम्र, इन्होंने शिक्षा सेवा अवकाश की उम्र पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ा के 64 वर्ष कर दिया। बोले नहीं ऐसा करो, 60 नहीं 64 वर्ष तक मास्टर पढ़ाएगा, प्रोफेसर पढ़ाएगा। इन्होंने कहा विश्वविद्यालय में 3000 बच्चे होने चाहिए, जो कैंपस कहलाते हैं, जिन्हें हम कैंपस कहते हैं। इन्होंने कहा कि कैंपस में 3000 हों तथा उससे जुड़े हुए महाविद्यालयों में 1500 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, अधिक संख्या नहीं हो। इन्होंने कहा शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे चलेगा। इन्होंने कहा भाई पूरे सप्ताह में 18 घंटे का शिक्षण कार्य
होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां इन्होंने बताई। बोले एक कला वर्ग होगा, एक विज्ञान वर्ग होगा, एक व्यवसायिक वर्ग होगा। बोले कला वर्ग होगा, विज्ञान वर्ग होगा, व्यवसायिक वर्ग होगा। उस समय एग्रीकल्चर नहीं आई थी। स्नातक इन्होंने कहा कि 3 वर्ष का होगा, स्नातकोत्तर 2 वर्ष का होगा, शोध मतलब PhD वगैरह 2 वर्ष की होगी। इन्होंने क्या कहा, बोले अपन BA BSc करो, जैसे स्नातक बोलते हैं, स्नातक 3 वर्ष का होगा, स्नातकोत्तर कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, PhD वगैरह का जो सिलेबस है वो भी 2 वर्ष का होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे विश्वविद्यालय राधा कृष्णन आयोग बहुत जल्द समाप्त हो गया। हमने आपको एक सार दे दिया, निचोड़ दे दिया, डिटेल पढ़ने का समय नहीं रह गया, निचोड़ पढ़िए। ऑप्शन भी मैं लेके आऊँगा, अभी लेके आऊँगा, गारंटी है इस बात की। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या मुदालियर आयोग, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1992 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखो अब आयोग बदल गया। अभी हम राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में आया था, 4 नवंबर 1948 की स्थापना हुई, 25 अगस्त 1949 को इसका प्रतिवेदन सौंपा गया। अब उसको हम खत्म करते हैं। माइंड सेट करिए, फ्रेश हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए अपन, और फिर उसके बाद अब स्टार्ट करिए। अब क्या पढ़ना है हमें, दूसरा आयोग पढ़ना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ना है, 1952 पढ़ना है। मुदालियर आयोग की बात कर रहे हैं। इसका नाम मुदालियर आयोग क्यों रखा, क्योंकि इसके अध्यक्ष नाम डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग यह एक ऐसा आयोग था जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आया था। राधा कृष्णन आयोग किसके संदर्भ में आया था, उच्च शिक्षा के संदर्भ में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके संदर्भ में आया था हमारा, तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आया था। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को, भारत सरकार ने 23 सितंबर 23 सितंबर 1952 को हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की, 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को क्या हुआ, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सुनते सुनते याद कर लो। इसकी संस्तुतियाँ क्या थी भाई, नियुक्ति के उद्देश्य भी क्या थे। तो इन्होंने कहा कि 4-5 वर्ष की भाई प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने कहा 4 से 5 वर्ष की क्या होनी चाहिए, प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। और इन्होंने संस्तुतियों में कहा, बोले वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाओ, बोले लिखित नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, बोले ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ टाइप पेपर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए। संख्यात्मक अंक देने की बजाय इन्होंने कहा भाई सांकेतिक अंक दो। यह इन्होंने अपनी संस्तुतियां दी। अच्छा, इसकी आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य पढ़ते, उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य थे, सरकार कह रही थी भाई माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर भी बल दिया जाए। उद्देश्य क्यों, इन्होंने कहा ऐसा कुछ बनाओ भाई सिस्टम, सरकार ने कहा, ताकि माध्यमिक शिक्षा में भी समान अवसर मिले। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध भी बैठा, जो माध्यमिक विद्यालय उनमें एक संबंध होना चाहिए। विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करें, ऐसा कोई उपाय करो, सुदृढ़ करें। और इन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों तक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा जाने चाहिए। और यह आपका मैंने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय बोला था ये उसका पोर्शन है, लेकिन अब आयोग पढ़ा रहा था तो लगातार सारे आयोग पढ़ा दिए दोस्तों। ये दोनों आयोग हमारे सेकंड पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, फर्स्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ा इसलिए दिए कि आपको एक क्रम में याद हो जाए दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम कोठारी आयोग। इतना याद रखो, इन 3 में से 2 आयोग आएंगे, कन्फर्म आएंगे। अध्यक्ष 14 जुलाई 1964 में प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग कब आया, तो कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया। और यह ऐसा पहला आयोग था जिसने प्रारंभिक शिक्षा से लेके, जैसे छोटी शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक के बारे में संदर्भ प्रस्तुत किए। मतलब पहला ऐसा समग्र आयोग था जो शिक्षा के समग्र पहलुओं की व्याख्या करता है। ऐसा आयोग कब आया, 14 जुलाई 1964 को आया। इस आयोग का नाम क्या था, कोठारी आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी कौन थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होने के साथ साथ यह कोठारी आयोग के भी अध्यक्ष थे। इसके बाद इसके उद्देश्य के गठन, जो इसका उद्देश्य हुआ, उसके गठन के उद्देश्य क्या थे, तो मूल उद्देश्य एक ही आपको लिखना है। वह क्या लिखना है कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों, मतलब जो शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप है, राष्ट्र में क्या स्वरूप है, उसके समस्त स्तर, उसके क्या स्तर हैं, तथा समस्त पक्षों, तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, शिक्षा के समस्त स्तरों और पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में सरकार को सुझाव देना। मतलब इसके गठन का उद्देश्य क्या था, इसके गठन का उद्देश्य था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्वरूप क्या है, उसके
स्तर क्या है, उसके पक्ष क्या हैं, इन सब की जानकारी को कलेक्ट करके सरकार के समक्ष, सरकार मतलब भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। इसी वजह से यही वो आयोग था जो देश में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति 1968 लाया। इसकी जस्ट बाद अपन शिक्षा नीति 1968 पर ही चर्चा करेंगे। नीति का अस्तित्व में आई। अच्छा, इसने मुख्य सुझाव और सिफारिशें क्या थी, तो सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। इन्होंने कहा भाई सामान्य पाठ्यक्रम, एक जनरल पाठ्यक्रम चलाइए जिससे सभी बालक एवं बालिकाओं को हम काय की विज्ञान और गणित की शिक्षा दे सकें, जैसा कि अभी हो रहा है। कक्षा 8 तक बालक व बालिकाओं को विज्ञान और गणित दोनों की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा भाई 25% माध्यमिक स्कूलों को आप व्यावसायिक स्कूल में बदलिए, 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में बदल दीजिए। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कह दिया, बोले 1 से 3 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा दी जाए, आंगनबाड़ी शिक्षा दी जाए, मतलब 3 से 6 वर्ष बच्चे को बैठा रहो भाई, विद्यालय में बैठना सीख जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही, जिन्होंने कहा आरटी एक्ट आने के पहले बोले 6 वर्ष जब बालक हो जाए, 6 वर्ष पूरे होने पर ही बालक का नामांकन पहली कक्षा में होना चाहिए। इन्होंने कहा भाई विषय विभाजन कक्षा 9 की बजाय कक्षा 10 के बाद होना चाहिए। मतलब जो अभी हम देखते हैं यूपी में कक्षा 9 में ही कोई गृह विज्ञान ले लेता है, कोई गणित, मतलब 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक अपना गृह विज्ञान वाला साइंस ग्रुप हो जाता है, एक मैथ्स ग्रुप हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ये विषय विभाजन कक्षा 9th में, कक्षा 9th में जैसे कक्षा 8 में विषय पढ़ाए जाते हैं, सारे 9 और 10 में पढ़ाओ। जब बच्चा, जैसा कि एमपी में होता है, जब कक्षा 10 पास कर जाए, जब बच्चा 10 पास कर जाए, फिर आप कला विभाजन करिए, विज्ञान का विभाजन करिए, व्यवसाय विभाजन करिए, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स बनाइए। लेकिन हालांकि यूपी ने अभी ये बात नहीं मानी है, एमपी में ये लागू है। वह विभाजन के बाद कक्षा 9 की बजाय 10 के बाद हो। बोले शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति भी सुधारने पर सिफारिश की गई। और इन्होंने कहा बोले माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता उच्च विद्यालय, एक होता उच्चतर विद्यालय। और इन्होंने कहा एनसीईआरटी को मानक पुस्तक मानिए। इन्होंने कहा भाई जो एनसीईआरटी है उसी को मानक पुस्तक मानिए। और शिक्षा के अनिवार्य रूप के रूप में सामाजिक कार्य अनुभव भी किए गए। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम। पंचमुखी कार्यक्रम दोस्तों देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए। आते ही आते हैं तो पहला क्या था पंचमुखी कार्यक्रम में, पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम पहला क्या था, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, उत्पादकता से जोड़ना। दूसरा हमारा क्या था, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शिक्षा के द्वारा, ये आते हैं इसलिए मैं खुद यहाँ लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तीसरा इन्होंने क्या कहा, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से, मतलब जो शिक्षा का माध्यम है उसमें क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना, सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना। अगला हम देखते हैं चौथा, शिक्षा के द्वारा नैतिक, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना, तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। 4 उद्देश्य हो गए। 5वां उद्देश्य हमारा क्या कह रहा है, ये पंचमुखी कोठारी आयोग की थी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास।
दोस्तों इतना क्विक रिवीजन आपको अपनी चैनल पे मिल रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ देखो, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करना, शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना, मतलब जो अपनी शैक्षिक क्रियाकलाप है उनके माध्यम से हमें सामाजिक सुदृढ़ को एकता को क्या करना है, सुदृढ़ करना है। शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति व मान्य मूल्यों के द्वारा भी शिक्षा का विकास करना है। एक क्वेश्चन बना था, सुनिए क्या बना था। कोठारी आयोग ने, क्वेश्चन मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए, पढ़ के सुना रहा हूँ। कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को क्यों महत्व दिया, तो सुनते हैं क्यों महत्व दिया। पहला, शिक्षा को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाओ। इन्होंने कहा भाई पुरानी शिक्षा न देते जाओ, इसको कैसा बनाएं आप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना चाहिए। शिक्षा के सर्वोन्मुखी मतलब सर्वांगीण विकास के प्रयास करने चाहिए। सुधार पर विचार करो भाई कि शिक्षा ऐसी दो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली चले। संपूर्ण देश में क्या चलनी चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली चाहिए। पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझावों पर उन्होंने हुई कार्यवाही का परीक्षण किया। जो पूर्व नियुक्त दो कौन से थे, हमारा राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग आया था और माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, उन दोनों पर इन्होंने चर्चा की क्योंकि ये समग्र आयोग लेके आए थे। और शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उसमें नवीन आवश्यकताओं के, इन्होंने कहा भाई नवीन आवश्यकता जो है उस पर तो आप विचार करिएगा और उस पर विचार करने के बाद अपन को नए कार्य करने हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हमें देखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या महत्व था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, क्यों आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आने का मतलब था, पहली शिक्षा नीति 1968 में हमारी इंदिरा गांधी जी कार्यकाल में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय हमारे पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी जी के समय में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसका आधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जैसे हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कभी कभी पूछ लिया जाता है NEP का फुल फॉर्म क्या है। NEP का पूरा नाम लिखिए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, पहला ही प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1968 आ गई थी, वो उसके पहले हमारा मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, 3 आयोग आ चुके थे और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आ गई। फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता हुई, तो जानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी को साक्षर करना जरूरी था, अर्थात जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। तो उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब समझेंगे भाई वृद्धि करने से क्या नुकसान होगा। अब गाँव में लोगों को समझाओ तो उन्हें तो पुत्र चाहिए, पुत्री से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए लोगों के अंदर साक्षरता जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश की नींव को मजबूत कर सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, यदि उस देश में शिक्षा ना दी जाए तो नींव को ढा देगा। जैसे कि हमारा हिंदुस्तान शिक्षा के माध्यम में अग्रणी है, हमारा पड़ोसी मुल्क, आप समझ सकते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। आतंकवाद वहीं से फैल रहा है क्योंकि वह शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी को साक्षर करना क्या था, जरूरी था। और इसमें आवश्यकता यह थी कि सभी को भाई शिक्षित किया जाए, साक्षर और शिक्षित। अगला देखते हैं, 1968 की NP की समीक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई। जो 1968 की शिक्षा नीति थी वह आ तो भली गई, लेकिन 1968 की शिक्षा नीति के कार्यान्वयन नहीं हुआ उसका सही से। उसके लिए जो योजनाएं थीं वह योजनाएं सही रूप से कार्य समय में नहीं आ पाए, उनका सही से उपयोग नहीं किया गया। जो इसलिए तो ये 20 साल बाद दूसरी हमने देखा, लगभग हर हमारी शिक्षा नीति 1968 के बाद 20 साल बाद 86 आई, 18 साल बाद कहिएगा, 20 साल तो नहीं हुआ था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एक प्रस्तुति नामक दस्तावेज पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक प्रस्तुति नामक दस्तावेज पर विचार विमर्श किया गया। और इसको 8 मई 1986 को लोकसभा के समक्ष, 13 मई 1986 को राज्यसभा के समक्ष और जून 1986 में अनाउंस कर दी गई और मई 1986 में इनको इंट्रोड्यूस कराया गया। बहुत तीव्र गति से शिक्षा नीति आई। अब हम NEP की विशेषताएं पढ़ते हैं कि भाई क्या विशेषताएं थीं। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा के क्या सुझाव दिए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इन सभी को आओ हम जानते हैं। दोस्तों, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया, अर्थात शिक्षा के समस्त पक्षों पर बहुत गंभीर रूप से विचार किया गया। अगला हम देखते हैं
एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, अर्थात कहने का पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय शिक्षा संरचना लागू होनी चाहिए। 10+2+3 मतलब 10 इंटर हो गया, 10 हाई स्कूल, 2 इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय संरचना शिक्षा संरचना नवीन शिक्षा नीति मतलब एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय शिक्षा संरचना को लागू करना, एक ही ढांचे को लागू करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मौलिक कर्तव्य था, मौलिक विशेषता थी। मौलिक विशेषता अगर लिखने को आ जाए तो आप लिखेंगे एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना नवीन शिक्षा नीति की मौलिक विशेषता थी दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा पेपर कैसे लिखा जाता है। इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, और कोशिश करूंगा एक पेपर सॉल्व करके भी दिखाऊं आपको। अगला, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। राष्ट्रव्यापी मतलब ऐसा पाठ्यक्रम आना चाहिए जो राष्ट्रव्यापी हो, पूरे देश में लागू हो। और एनसीईआरटी को इन्होंने मानक पुस्तक के रूप में ही माना। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल मतलब शैक्षिक अवसर सबको समान मिलने चाहिए, पढ़ने का अवसर सबको समान होना चाहिए। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार की भागीदारी। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया और केंद्र सरकार के कंधों पर जोर डाल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन दिया कि भाई प्रभावकारिता। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए महाविद्यालयों की स्वायत्तता मतलब उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को स्वतंत्र कर दिया। अब देखते हैं शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन किस तरह से किया। तो इन्होंने कहा भाई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। केंद्र सरकार का अधिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। तीसरा, शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा की गुणवत्ता की तुलनीयता होनी चाहिए मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा की गुणवत्ता है उसकी तुलनीयता होनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान पर विशेष बल दिया गया। इन्होंने कहा भाई कंप्यूटर, उस समय कंप्यूटर का प्रारंभ भी हुआ था। प्रारंभ का मतलब ये नहीं देश में आया था, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, इसलिए कंप्यूटर पर विशेष बल दिया गया। डाइट की स्थापना की गई, कंप्यूटर ज्ञान पर फिर लिख गया। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और 10+2+3 की प्रणाली को 5+2+3 की प्रणाली में 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इस पर हमने चर्चा कर ली दोस्तों। अब हम आते हैं बुनियादी शिक्षा, बात करते हैं बुनियादी शिक्षा। जो अक्टूबर 1937 में बर्दा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किया। बुनियादी शिक्षा की योजना को प्रस्तुत करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे और इन्होंने बुनियादी शिक्षा को बहुत जोर दिया। इसको इंपॉर्टेंट कर लो। प्रश्न बन सकता है आपके लिए, प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा के बारे में बताइए। तो बुनियादी शिक्षा को, इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा गया। जो बुनियादी शिक्षा थी इसका आधार किसको रखा गया? एक बेसिक क्राफ्ट को रखा गया। शिक्षा का कार्य केवल मानसिक प्रशिक्षण देना है नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कि किसी भी शिक्षा का कोई समस्या भाई, शिक्षा का कार्य केवल मानसिक प्रशिक्षण देना नहीं, अर्थात कहने का तात्पर्य था कि शिक्षा का कार्य केवल मानसिक रूप से तैयार कर दो, ये नहीं था। फिर क्या था? इसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर तक पहुंचाना। मतलब आप जो शिक्षा सीखे हुए हस्तशिल्प शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा आप हाथ ज्ञानेंद्रिय अपने द्वारा कुछ रोजगार पैदा कर सकें, उसको फिर मस्तिष्क तक पहुंचाना। ऐसा नहीं मस्तिष्क तक रख लिया, नहीं, उसको बाई प्रैक्टिकली भी करें। शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्तकौशल शिक्षा की किसने बात की? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बात की। कब की? सन 1937 में की। ठोको भाई लाइक। अब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की बात करते हैं थोड़ी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसे कहा गया। इसमें क्या था? इसने भी वही कहा कि पूरे भारत में एक समान शैक्षिक संरचना होनी चाहिए। इसमें बस एक नया पॉइंट जुड़ा, क्या? 14 वर्ष की उम्र तक बालकों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षा के स्तरों में गुणात्मक सुधार। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए, इसलिए शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 आई। इसका शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। इन्होंने कहा भाई व्यवसायीकरण कीजिए, विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी परिवर्तन कीजिए। और एक यहाँ पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता के समय 14% जनसंख्या ही साक्षर थी। और शिक्षा का मौलिक अधिकार, तिवारी जी, शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया। इसके साथ हाँ दोस्तों, तो अब हमें देखना है डाइट के कार्य क्या होते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है कई बार। तो डाइट का प्रमुख कार्य सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना डाइट का कार्य है।
संदर्भित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, जैसे कि आप लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, हमने भी डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो संदर्भित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जैसे कि मास्टर लोग भी जो सेवा में हैं, सेवा में कंटिन्यूटी बने हैं, उन लोगों को भी प्रशिक्षण देना किसका होता है, कार्य डाइट का ही कार्य होता है। ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, जो संकुल विद्यालय होते हैं, जो ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को भी शैक्षिक सहयोग प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के सहयोग प्राप्त करना है। ये आपके कुछ प्रमुख कार्य हमने बता दिए। पहला क्या बताया, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों में शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करना। अब हम देखते हैं SCERT के कार्य क्या होते हैं। तो SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अभी फुल फॉर्म लेके आएंगे तो जरूर बताएंगे। इसका यही होता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या होता है, प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ध्यान देना, SCERT प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम भी यही निर्धारण करती है। पाठ्य पुस्तकों का भी निर्धारण करना, शिक्षकों का निर्धारण करना, संदर्शकों एवं अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास करना ही किसका कार्य होता है, SCERT का। मतलब प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम देंगे, पाठ्य पुस्तकें देंगे, शिक्षक की भी यही व्यवस्था, शिक्षक संदर्शकों की भी यही व्यवस्था करेंगे, उपयोगी साहित्य का भी निर्माण करेंगे। शोध या सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों को संचालन करना। शोध एवं सर्वेक्षण एवं नवाचार, नए नए कार्यक्रमों को किसी विषय पर शोध करना कि बालकों को कैसे पढ़ाएं, इन सारी चीज़ें हमारी SCERT की होती हैं राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर NCERT होती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या थीं। जो हमारा निःशुल्क भाग 3 के धारा 45 के अनुच्छेद 21 का या 21A में कहा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो इसकी उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या आई, तो यह देखते हैं। शासन की कमजोर नीति, शासन की जो थी वो नीतियाँ जो क्या थी, कमजोर थी। इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं थी। दूसरा, राजनीतिक कठिनाइयाँ, राजनेता लोग इसमें कठिनाइयाँ पैदा करने लगे। आगे देखते हैं, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, मतलब जो प्राइमरी होते हैं उनका प्रबंधन तंत्र एक रूपता में नहीं पिरोया जा सका, जिसके कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के उन्नति के कार्य में क्या हुई, कठिनाइयाँ पैदा हुई। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की भिन्नता, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी आज के दिन भी पिछड़े हुए हैं, जबकि शहर के कई विद्यालय बहुत उन्नति कर चुके हैं। तो ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास, डेवलपमेंट अभी भी गाँवों का कम है, रूरल डेवलपमेंट अभी भी कम है, चाहे जितनी रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं चलाई जाएँ, और शहरी डेवलपमेंट ज़्यादा है। दोस्तों, शिक्षकों का अभाव जो अभी भी हैं, हमारे लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, 1.5 से 2.5 लाख पद खाली हैं, फिर भी सरकारें पद नहीं भर रही हैं। जब शिक्षकों का अभाव होगा, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे, तो निश्चित नए नए मास्टर, नए नए लोग आएंगे, नए जुनून के साथ पढ़ाएंगे, तो फिर अलग ही कुछ इफेक्ट दिखेगा। जितना हमारा NCERT वगैरह, RTE वगैरह में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष आपको जितने अध्यापक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवा पूर्ण हो गई है, उतनी भर्ती हर साल करने लगे, फिर भी सरकार नहीं करती है। तो शिक्षकों का अभाव तो पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी। अपव्यय व अवरोधन, दोस्तों मेरा दिल कह रहा है कि अपव्यय व अवरोधन और न्यूनतम अधिगम स्तरीय 5 परिभाषाएं पूछी जानी है पेपर में 5 तारीख के, आपके देख लेना, पढ़ लेना, मैंने कई बार पढ़ा दी। आंकड़ों में भिन्नता, आंकड़े सही से नहीं दर्शाए गए। प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप, जो प्राथमिक शिक्षा का उसका गुणात्मक स्वरूप है। विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। भौगोलिक कठिनाइयाँ, कई विद्यालय अच्छे जगह नहीं हैं, तो भौगोलिक रूप से भी कठिनाइयाँ पैदा हुई। शिक्षण का निम्न स्तर, जो पढ़ाने के तरीके हैं वो बहुत नीचे हैं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अपर्याप्त अनुदान राशि, सरकार के द्वारा अनुदान राशि पूरी नहीं दी गई। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। जो हमारी माध्याह्न भोजन योजना चलाई गई, वो कब चलाई गई, तो 15 अगस्त 1995 को माध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई। और माध्याह्न भोजन योजना इसलिए प्रारंभ की गई, यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके तहत स्थायी अपव्यय व अवरोधन की ड्रॉप आउट की दर को कम करना प्रमुख इसका उद्देश्य था, ताकि जो बच्चे 80% से जिनकी ज़्यादा प्रेजेंटी होती थी, उन्हें पहले गेहूँ
और चावल दिया जाता था। लेकिन इसके बाद फिर पोषाहार वितरण योजना आई। पोषाहार वितरण मतलब फिर विद्यालयों में ही खाना पकाया जाने लगा। तो ये भी आप लोग दोस्तों देख लेना, कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। संपूर्ण साक्षरता अभियान जो चलाएगा तो वह प्रौढ़ व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता को सफल बनाया गया और 16 जनवरी 1989 को 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना के बाद, स्थापना कब हुई राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की? 16 जनवरी 1989। प्रथम साक्षर राज्य कौन था? केरल था। दोस्तों इन चीज़ों को भी आप पढ़ लेना। और इसके साथ साथ स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में 1 से 8 तक 1 to 8 के बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए था। इसमें क्या किया गया? पोस्टर लगा के पूरे गांव में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। और इसका सहयोग करने में अंतर्राष्ट्रीय बाल की शिक्षा अध्ययन दल ने भी बाल का शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। यह हमारा स्कूल चलो अभियान था दोस्तों, ये भी खत्म होता है। और इसके साथ साथ कुछ और योजनाएं देख लेते हैं। चलो बकाया DEP वगैरह अगले वीडियो में दे दूंगा। मैंने जैसा कि कहा था 100 मिनट में, तो लगभग अभी आपके 1 घंटा हुआ है। और 1 घंटा मतलब 30 से 35 मिनट का समय और मेरे पास बचा है। वो मैंने एक वीडियो में और देने वाला हूँ। और वो अगला वीडियो दोस्तों धुआंधार होने वाला है। समझ लो कि उसमें से कम से कम 35 नंबर का पेपर मिलेगा। और ना मिले तो चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं आप, क्योंकि अब ऐसा मैंने क्यों बोला, DEP उसमें, ब्लैक बोर्ड उसमें, प्रोफेसर लेखपाल समिति उसमें, NCF उसमें, RTE उसमें, BEP उसमें, विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम उसमें, जिला प्राथमिक योजना उसमें। मतलब वो तो यार समग्र है, पूरा उसी में तो है। तभी तो आपको 25 नंबर का मैंने बोल दिया, 20 से 25 नंबर मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको ये मेहनत मेरी पसंद आ रही हो, लेकिन चैनल को आप पसंद आ रही हो, तब उस स्थिति में यदि आपको पसंद आ रही हो, पहले आप खुद देखें। यदि अच्छा लगे तो उस स्थिति में अपने सारे दोस्तों को जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कर दो, ताकि सभी देख के जाएं। और ये वीडियो पूरा देख के ही जाना दोस्तों। और जो आने वाला है अगला, उस वीडियो को भी पूरा देखना, ताकि आप लोग पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।